friction is nothing but an opposing force that is set up between the surface of contact when one body slides or rolls or tend to do so. एक तो स्लाइड करेगी, नहीं तो रोल करेगी, नहीं तो ऐसा कुछ फिनोमेना जो कि एक सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आ जाए. ठीक है, तो फ्रिक्शन होता कैसे, क्यों है, या फिर डायरेक्शन क्या होता है फ्रिक्शन का. तो हम दो चीजें बात करेंगे आज यहां पे कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है और कॉजेस क्या होता है फ्रिक्शन होने के. ठीक है, तो मुझे बताओ कि पार्टिकल को आप इधर से पुश कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, और पार्टिकल किसके कांटेक्ट में है, मतलब ये बॉडी, इसका मास m है, तो ये बॉडी इस सरफेस के कांटेक्ट में है, जमीन के कांटेक्ट में है. तो आप इधर धक्का मारोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां लगेगा. तो फ्रिक्शन फोर्स को मैं फ्रिक्शन बोलता हूं, सिर्फ FRICTION, फ्रिक्शन बोलता हूं. ठीक है, तो ये एक फोर्स है जो कि हमेशा जिस डायरेक्शन में आप धक्का दे रहे हो उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में ही अप्लाई होता है. फिर क्या कॉजेज है इसके. कॉजेज ये है कि एक बॉडी, अगर मैं इसको जूम करूं, इस पोर्शन को मैं अगर जूम करूं, जूम मतलब मैग्नीफाई करूं, जूम सब ऐप के बारे में ही बोल रहे हैं. ठीक है, मैंने तो अनइंस्टॉल कर दिया. सो नाउ यहां पर ये दोनों बॉडीज इंटरलॉक्ड है, मतलब ये जो स्मूथ सरफेस दिख रहा है आपको, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ कैसे इंटरलॉक हो गई. इंटरलॉकिंग क्यों, क्योंकि हम देखते हैं, हम रास्ते पे चलते हैं, वहां पर फ्रिक्शन जरूरी है, नहीं तो फिर हम लोग क्या हो जाएंगे, स्किड कर जाएंगे, गिर जाएंगे. तो एक्सपांडेड व्यू जब हम इसका देखते हैं तो दो सरफेस हमेशा कांटेक्ट में होते हैं और यहां पर होता है इंटरलॉकिंग. क्या होता है, इंटरलॉकिंग. इंटरलॉकिंग क्यों होता है, क्योंकि हमें कितना भी ये स्मूथ दिखे सरफेस, यहां पर छोटे छोटे माइन्यूट वैलीज एंड क्या मिलेंगे आपको, हिल्स एंड वैलीज, मतलब पहाड़ और उनके बीच की जगह. तो यहां पर इंटरलॉकिंग इसीलिए होती है क्योंकि यहां पर है, क्या है, हिल्स एंड वैलीज. हिल्स एंड वैलीज है. तो हिल्स एंड वैलीज मतलब ये हिल्स हो गया और ये वैली हो गई, हिल्स और वैली, हिल्स और वैली. समझ में आया. तो जब भी आपको यहां पर दूसरा ऑब्जेक्ट कोई फंस जाता है तो यहां पर इंटरलॉकिंग होगी और इस वजह से ही यहां पर क्या मिलता है, हमें फ्रिक्शन मिलता है. तो अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन लेफ्ट हैंड साइड में होगा. समझ में आ रही है बात. तो कभी इसको अंडर एस्टिमेट मत करो, फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ में आई है बात. चलो आगे बढ़ते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. हमने देखा कि फ्रिक्शन क्यों होता है, ड्यू टू इंटरलॉकिंग बिटवीन हिल्स एंड वैलीज. दूसरा एक कंसेप्ट है जिसके वजह से फ्रिक्शन होता है, वो क्या है, एडिशन. एडिसिव मतलब एडिसिव फोर्स. हमने देखा है एडिसिव क्या होता है, हमने देखा है एडिसिव, देखा है अपने लाइफ में कभी फेविक्विक. फेविक्विक की एड आती है ना, जिसमें हम लोग देखते हैं कि चप्पल टूट गई तो उसको भी चिपका सकते हैं, या फिर कुछ चश्मा टूट गया तो उसको भी चिपका सकते हैं, कांच को भी चिपका सकते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ एडिसिव फोर्स. तो जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये ब्लॉक है और ये स्मूथ सरफेस दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको जूम करूं तो यहां पर क्या होगा, इंटरलॉकिंग आपको मिलेगी. तो ये जो इंटरलॉकिंग है मतलब हिल्स एंड वैलीज है, यहां पे प्रेजेंट जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये एटम्स और मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद अट्रैक्ट होने लगते हैं एक दूसरे से. द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपने फोर्स चैप्टर में इसको सीखा है, इसको भूलिए मत. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा लगता है दो चार्ज बॉडीज के बीच में. मैंने आपको कुछ वीडियोस भी भेजे थे स्टार्टिंग के दिनों में कि आपको ये अच्छे से समझना है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द
एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ये आपने देखे होंगे, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे सब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं इसको, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हमेशा उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यही होता है एडिशन। अब एडिशन का और एक वर्ड और एक सीख लो, ये अभी आपके काम में नहीं आएगा लेकिन आगे काम में आएगा, कोहिजन। कोहिजन क्या होता है, जैसे ये डिफरेंट मॉलिक्यूल, जैसे ये कोई पार्टिकल है, इसके बीच में किसी सरफेस के साथ इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कोहिजन मतलब सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होना, सेम पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होना, इसको बोलते हैं एडिशन। जैसे पानी का बूंद दूसरे पानी के बूंद के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, आपने देखा होगा, अगर पानी के बूंद छोटी छोटी इधर उधर पड़ी हुई है, अगर एक दूसरे के साथ उसको जोड़ने की कोशिश करो तो अपने आप जुड़ जाती है। एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, जहां पर सेम पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एडिशन मतलब क्या, किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आया बात आपको? तो एडिशन की वजह से और इंटरलॉकिंग की वजह से आपको क्या मिलेगा, फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और कौन से फैक्टर्स है जिसपे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि जैसे फैक्टर्स कौन से हैं कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट के वेट पे भी डिपेंड करता है, और उसका सरफेस एरिया कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, या फिर सरफेस एरिया कितना पॉलिश्ड है, कि फ्रिक्शन ज्यादा होगा नहीं होगा, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कि बहुत ज्यादा अगर पॉलिश्ड होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, मोर पॉलिश लेस फ्रिक्शन। सिंपल है कि नहीं? तो जब भी आपको बहुत ज्यादा वेट मिलेगा और फ्रिक्शन मिलेगा तब आपको क्या मिलेगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, पॉलिश ज्यादा फ्रिक्शन लेस होगा, ठीक है। समझ में आई बात आपको? तो फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल्फ एडजस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल्फ एडजस्टिंग, इसको आप थोड़ा सा अच्छी तरह से मन लगा के पढ़िए। फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब ऐसा क्यों होता है, सपोज एक वुडन ब्लॉक पड़ा हुआ है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, आप इस वुडन ब्लॉक को पुश करते हैं थोड़ा फोर्स लगा के, एकदम थोड़ा फोर्स लगाते हैं, तो क्या वुडन ब्लॉक सडनली मूव करने लगेगा? नहीं, अभी यहां पर इंटरलॉकिंग है तो शायद नहीं मूव करेगा। लेकिन आप जैसे ही फोर्स बढ़ाते हैं, एक टाइम के बाद ये ब्लॉक क्या होगा, मूव करने लगेगा। तो इसका मतलब है कि बिना एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाए इस ऑब्जेक्ट को कोई भी मूव नहीं कर सकता। इसको मूव करने के लिए, इस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना जरूरी है ना, क्योंकि जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है इस इंटरफेस पे, इंटरफेस मतलब ये बाउंड्री जो जमीन और उस ब्लॉक के बीच में, ठीक है, उसको जब तक आप इंक्रीजिंगली पुश नहीं करोगे, पुश कर रहे हैं ना हम लोग, ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, तो पहले तो वो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा और फिर थोड़ी देर बाद वो मूव करने लगेगा, राइट। तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस फोर्स को क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था। एफ आर लिखता हूं मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, दिख रहा है क्या आपको, एफ आर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस जो अप्लाइड फोर्स है, आपने जो फोर्स लगाया और जो फ्रिक्शन फोर्स मिला ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों की वैल्यू जब तक इक्वल एंड अपोजिट रहती है तब तक ब्लॉक कभी मूव नहीं करेगा। और जैसे ही फोर्स आपका बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा, द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग, स्लाइड करना शुरू कर देता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो
आप इसको इस तरह से समझे कि जब भी आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाओ तब धीरे 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 ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है जितना ज्यादा आपने स्टार्टिंग में फोर्स लगाया उतना फ्रिक्शन बढ़ता गया। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा पर आगे हम लोग देखते हैं। तो देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विच कम्स इन टू प्ले बिफोर अ बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। मतलब अगर ये कोई ब्लॉक है जिसको आप धक्का मारना चाहते हो, तो ब्लॉक को फोर्स आपने इधर दिया, तो पहले तो स्टार्टिंग में तो ब्लॉक हिला नहीं जगह से, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ब्लॉक सडनली मूव करने लगा, स्लाइड करने लगा। तो जब ये जस्ट बोला ना, जस्ट बिगिन टू मूव, जब ये थोड़ा सा चलना शुरू कर देता है, स्लाइड करना शुरू कर देता है, उस जगह पर जो वैल्यू होती है फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, और दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, है ना, विच कम्स इन टू प्ले। मतलब कब आती है मैक्सिमम वैल्यू? व्हेन द ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिन टू स्लाइड, जब ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिन टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो एक बॉडी के ऊपर, मतलब ये एक सरफेस है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब वो जस्ट स्लाइड करना शुरू कर देगा। समझ में आया आपको? सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे में देखते हैं फ्रिक्शन के टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हमें पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक को हम लोग डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन दो प्रकार, मतलब जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तब हम लोग बोलते हैं वहां पर जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो स्लाइड हो सकता है, जैसे स्किड करके चले गए आप, या फिर रोल करके चले गए जैसे स्केटिंग में होता है, जैसे ट्रक्स या कार्स मोटर व्हीकल चलती है वैसे, है ना। तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस पे विच इज इन कॉन्टेक्ट एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बात आप जान लो पहले। फ्रिक्शन कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्यों? अब आप बोलोगे कि फोर्स है ना, पर मतलब ये कंट्रोवर्शियल है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक स्केलर क्वांटिटी है, फ्रिक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये फोर्स ही है। ये क्या है? फोर्स ही है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी हमें पता है। लेकिन अब इसके जो कोएफिशिएंट लिखने वाले हैं हम, कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट मतलब किसी का रेशियो होता है, जो कि एक डायमेंशनलेस और स्केलर क्वांटिटी है, एज द रेशियो ऑफ फोर्सेस है वो। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अगर मैं लूं, इसको ऐसे दिया जाता है, एम या म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू स्टैटिक। तो इसमें क्या हो जाएगा? फोर्स दैट इज स्टैटिक फोर्स दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अगर मुझे लिखना है, अरे दिख नहीं रहा है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अगर मुझे लिखना है तो ये हो जाएगा एम एस, या म्यू एस भी लिख सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमने देखा है, नॉर्मल फोर्स जब ऑब्जेक्ट कहीं पे बैठा हुआ होता है या फिर रुका हुआ होता है, यहां पर जो फोर्स लगता है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे लगता है उस ऑब्जेक्ट का वेट। ठीक है, और यहां पर जो फोर्स लगेगा ये अप्लाइड फोर्स होगा, और इस डायरेक्शन में लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो ये जो वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन की, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। चलो ये कोएफिशिएंट वगैरह बाद में पढ़ेंगे अगर आपको
कंफ्यूज नहीं करना है। तो अब मैं बस इतना बोलूंगा कि यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है अप्लाइड फोर्स के, और ये इक्वल एंड अपोजिट होता है अप्लाइड फोर्स के, इक्वल एंड अपोजिट टू द इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, समझ में आई बात। और यहां पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि सरफेस कितना है, क्या है। ठीक, तो अब फ्रिक्शन को ओवरव्यू हमने देख लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर, दैट इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में आपको डेफिनेशन दी गई है कि इट्स अ रेजिस्टेंस ऑफ मोशन एक्सपीरियंस व्हेन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, और ये ब्लॉक दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज द अप्लाइड फोर्स, फोर्स जहाँ पे अप्लाई किया है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे जब रखते हैं तब यहाँ के मॉलिक्यूल्स दब जाते हैं, एटम्स दब जाते हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स मिलता है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। ये हमने फोर्थ चैप्टर में देखा, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में। और ये इसके एग्जैक्टली अपोजिट फोर्स लगता है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। समझ में आई बात आपको? ठीक है, चलो। तो यहां पर आपको ये डायग्राम से आप बहुत ही फेमिलियर है। फिर कॉजेस ऑफ फ्रिक्शन आप पढ़ ले। कॉजेस क्या होते हैं, मैंने अब देखा कि सरफेस कांटेक्ट में रहता है, एडिजिव फोर्स रहता है ना। जो भी चीजें यहां पर आपको नहीं मिलेगी वो मैंने एक्स्ट्रा बता दी है आपको। फिर स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं, जहां पर हमने देखा कि इंटरलॉकिंग जो वैलीज एंड हिल्स बनते हैं, इसके बीच में पार्टिकल के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। ठीक है, तो यहां पर आप उस चीज को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो क्या होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने फोर्स लगाने की कोशिश की, तो स्टार्टिंग में तो वो मूव करेगा ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो जस्ट स्लाइड करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है वो उसकी फ्रिक्शन की रोक के रखने की मैक्सिमम वैल्यू थी, एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो क्या बोला जाता है कि जितना ज्यादा वेट होगा बॉडी का, उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो देयरफॉर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये भी बात हो गई है कि वेट के ऊपर डिपेंड करता है, और बिटवीन द टू बॉडीज के बीच का इंटरेक्शन कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑफ लिमिटिंग इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। तो बॉडी अगर राइट में जा रही है तो फ्रिक्शन लेफ्ट में होगा, तो ऑब्वियसली हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये बात आपको पता ही है। देन थर्ड, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है कि कितना कॉन्टैक्ट में है, एज लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज इन कॉन्टैक्ट रिमेन्स सेम। अब नॉर्मल रिएक्शन सेम है, तो कितना बड़ा सरफेस है कॉन्टैक्ट में, इसको तो ये वाला जो है एकदम थ्योरी वाला रटने वाला पार्ट मत करो। आप बस ये जो ऊपर के जो डायग्राम्स है उसको स्टडी करो, तो उससे आपको इजीली ये चैप्टर समझ में आएगा। तो आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। अब एकदम स्मूथ सरफेस है तो उनके बीच में फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग कम है। एकदम रफ रोड है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर सीमेंट का रोड बनाया, उसके ऊपर गाड़ी की स्पीड अच्छी होती है, टायर्स का वियर एंड टियर भी कम होता है। या डांबर का रोड बनाया, मतलब टार रोड बनाया, तो उसके ऊपर भी फ्रिक्शन कम होगा, टायर्स कम खराब होंगे,
झटके कम लगेंगे क्योंकि फ्रिक्शन वहां पर बहुत कम है। वही अगर रास्ता ही नहीं है, एकदम पत्थर वाला रास्ता है, पथरीला रास्ता है, रोड का काम ही नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ पर गाड़ियों में टायर का वियर एंड टियर बहुत ज्यादा होगा। इसके वजह से खर्चा भी बहुत होगा गाड़ियों का, गाड़ी के टायर जल्दी फटने लगेंगे हीट के वजह से, या उनके जो थ्रेड्स होते हैं उसके वजह से टायर टकले हो जाएंगे, है ना। जैसे कोई व्हील होता है, उसके थ्रेड्स होते हैं, अलग अलग डिजाइन होती है व्हील्स की, तो ये जल्दी से खराब हो जाएगी और ये टायर टकला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टायर स्किड करने लगेगा। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है कि इट्स वैल्यू इज मोर देन अदर टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस, है ना। तो लिमिटिंग वैल्यू क्यों है ज्यादा, मैं आपको एक अच्छे से बात बताता हूं। क्योंकि आपने जब फोर्स अप्लाई किया तब ऑब्जेक्ट मूव किया ही नहीं, राइट। और जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, अब उसकी इंटरलॉकिंग टूट चुकी है, अब इंटरलॉकिंग टूट चुकी है तब, और ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम भी है, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, मूविंग है ना कंटिन्यूअसली, अब रुका नहीं है, तो रुके हुए ऑब्जेक्ट को ज्यादा फ्रिक्शन लगता है एज कंपेयर टू मूविंग ऑब्जेक्ट। समझ में आया, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो इंटरलॉकिंग कम होगी उनके बीच में, रुका हुआ है तो एक जगह पे रुक गया है। इसीलिए आपको हमेशा आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि गाड़ी एक बार रुक गई कि उसको धक्का शुरू करने के लिए तकलीफ होती है, लेकिन एक बार शुरू हुई, चलते रहेगी, तब वहां पर फ्रिक्शन कम लगेगा। ठीक है, तो आप ये देखिए, फिर यहां पर इरेगुलरिटीज और हिल्स एंड वैल्यूज को नया नाम दिया है यहाँ पे, इरेगुलरिटीज एंड इम्परफेक्शंस, उसके वजह से होता है, या फोर्स ऑफ एडिशन की वजह से। एडेसिव फोर्स मतलब क्या, फेविक्विक चुटकी में चिपका है, इधर उधर किधर से भी, है ना। तो वो क्यों होता है, मजाक कर रहा हूं, लेकिन वो क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई भी दो सरफेसेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, जो अट्रैक्शन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन फोर्स। ठीक है, और सेम टाइप ऑफ मटेरियल, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होगा, दैट इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो इस डायग्राम में आपने देखा है कि इंटरलॉकिंग कैसे होती है, इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द सॉलिड्स। तो यहाँ पे हिल्स एंड वैलीज बने हुए हैं और ये ब्लॉक है इसके बीच में, तो यहाँ पर आपका फ्रिक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखे हैं आपने कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है। तो इसके डेफिनेशन पढ़ो, और इसमें आपको मैं बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब पार्टिकल जब रुका है तो फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसकी। फिर अगर वो स्लाइड करने लगा, काइनेमेटिक मतलब जस्ट ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है ना। जैसे आप क्या करते हो, स्केटिंग करते हो, स्नो स्केटिंग करते हो, स्कीइंग करते हो बोलते हैं ना उसमें, तो वहां पर क्या होगा, स्लाइड कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसका फ्रिक्शन, और रोल कर रहे हो, तो रोल कर रहे हो तो क्या हो रहा है, पार्टिकल का कांटेक्ट ही बहुत कम है सरफेस के साथ, तो यहाँ पे फ्रिक्शन सबसे कम रहेगा। तो आप देखो कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन है। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम क्यों है, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो क्या होगा, इसके बीच में कांटेक्ट ही कम होगा, और कांटेक्ट कम हुआ तो यहाँ पर फ्रिक्शन कम होगा। समझ में आई बात, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो इस चैप्टर का उद्घाटन हो चुका है। प्लीज आप इसको पढ़ो, और फिर हम इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और क्या है इसमें स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट की जरूरत क्या है, ये सब चीजों के बारे में एकदम विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये रोलिंग दिख रहा है, जैसे सूटकेस दिख रहा है आपको, तो सूटकेस में आपको पता है व्हील्स लगे होते हैं, तो उसके वजह से फ्रिक्शन कम करेगा। ठीक है, तो वहां पर फ्रिक्शन कम या ज्यादा कैसे किया जा सकता है वो देखेंगे। फिर देखा है आपने कि एरोप्लेन का शेप ऐसा ही क्यों होता है ना, सबमरीन का शेप ऐसा ही क्यों होता है, नेचर ने फिश को ऐसे स्ट्रीमलाइन क्यों बनाया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन कम हो, फ्रिक्शन कम हो। बर्ड्स का शेप ऐसा क्यों होता है, ठीक है, पॉलिश क्यों करते हैं हम, फ्रिक्शन कम करने के लिए, जैसे कैरम खेलना है तो वहां पे पाउडर डालना है ना। व्हीकल्स में हम लोग ऑयलिंग करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, पॉलिश करते हैं, है ना, व्हील्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ योर चैप्टर। ठीक है, फंडामेंटल्स हमने आज डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो इस सारी चैप्टर्स को
हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना। और इस चैप्टर में आपको थोड़ा अल्फ्रेड नोबेल भाई साहब के बारे में भी थोड़ा पता चलेगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे इसको। और एक्सरसाइज 1 बहुत ही आसान है, अभी भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 में हम हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स करते हैं। एक्सरसाइज 3 है हमारी स्कूल एग्जाम्स के लिए, ठीक है। एक्सरसाइज 4 है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है सारे। और एक्सरसाइज 5 में आपको सारे के सारे चैप्टर्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, है ना, वो सारे क्वेश्चंस वहाँ पर दिए गए हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इन नोट्स को देखो, ओवरव्यू करो, और जितना होता है उतना आप आज ही स्टार्ट कर लो, ठीक है।